हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट आरएलबीपी हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आपको इसके नेम से कुछ क्लियर हो रहा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा एलिवेट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। अब कैसे इंक्रीज होगा वो देखेंगे अभी, और इसका क्या डेरिवेशन है, किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल जो अप्रोच होगी, और जो आपकी बुक्स में जो कर्व वगैरह दिया है उसको बहुत सिंपल वे में हम लोग एक्सप्लेन आज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जब भी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो क्या होगा कि सपोज आपके पास कोई बीकर है, इसमें आपने कोई लिक्विड ले लिया। ठीक है, दिस इज लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है। इसको आपने हीट करना शुरू किया, वी आर गोइंग टू हीट इट। तो क्या होगा, इसके कुछ अंदर लिक्विड है, वो वेपर आपका बनाना क्रिएट करेगा। तो जैसे ये वेपर इसने बनाना स्टार्ट किया, तो इक्विलिब्रियम पे जब क्या होगा, द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस केस में जो इस लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड इज वेपर प्रेशर। और हमें पता है कि बाहर से पी एक्सटर्नल लगता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको डिफाइन भी करना चाहूं तो लिख लो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external atmospheric pressure, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यूजुअली कितना होता है, 760 mmHg, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, 1 atm। ठीक है, तो क्या बोला कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, वेपर बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of any liquid becomes equal to the external atmospheric pressure, this temperature is known as boiling point। तो उसको क्या बोलेंगे, boiling point। ऐसा नहीं कि यूजुअली आपने कोई भी चीज जैसे लिक्विड लिया, मतलब पानी ले लिया, पानी को बॉईल करना स्टार्ट किया, तो आप यूजुअली हम मान के चलते हैं कि जहां पर कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली साइंस का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि वो टेम्परेचर जहां पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है, 760 mmHg, मतलब 1 atm होता है। तो ये यूजुअली वन जो पी एक्सटर्नल होता है 1 atm है। तो जब इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो रही है। तो अब आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ। देखिए, ये समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहां से आया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग यूजुअली ज्यादा कर्व से जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज यहां को मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, और यहां को मैंने ले लिया टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि मैं किसी भी एक पॉइंट को ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी क्या है, सॉल्यूशन है। मान लेते हैं या सॉल्वेंट है, सपोज आपके पास वाटर, प्योर सॉल्वेंट। तो उस वाटर के केस में क्या होगा, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ होगा। ठीक है, और ये इसका टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हम इसको हीट करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्योर वाटर है, सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, प्योर वाटर। तो जैसे ही आपने वाटर को हीट किया, तो भाई उसकी क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये वाली जो कंडीशन है, मान लेते हैं यहां पर दिस इज पी एक्सटर्नल, मतलब इसको बोल देते हैं 1 atm। ये कितना है, 1 atm मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल। तो जैसे ही आपने सॉल्वेंट को गर्म किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया,
तो ये यहां तक पहुंच गया, मींस ये वाला टेम्परेचर जहां पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस वाले टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, टी नॉट बी। यही इसका क्या, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब भी किसी, ये प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, ये सपोज लिक्विड था, अब आपने इसमें क्या करा दिया, आपने इसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो क्या होगा, अभी तक तो ये वेपराइज हो रहे थे, अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएंगे, मींस वो तो वोलेटाइल होंगे नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर, जो प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच यू हैव एडेड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल का स्पेस भी ले लेगा, मींस ओवरऑल सॉल्वेंट जो वेपराइज हो रहा था उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उसी वजह से क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बन गया, मींस सॉल्वेंट में आपने क्या डाल दिया, फिर सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डेफिनेटली सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वेपर। वो प्योर सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बना दिया, अब उस सॉल्यूशन का वेपराइजेशन कम होगा, मींस सरफेस एरिया कम हो गया। तो देख लेते हैं, जो सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर मान लीजिए थोड़ा सा कम हो गया यहां तक आ गया, ठीक है, दिस पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि दिस इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के साथ भी क्या होगा, अब इसको भी आप हीट ये करेंगे, तो यहां कहीं जाके ये पहुंचेगा 180 एम के पास, तो वो टेम्परेचर अपन नोट कर लेंगे। ये हमने देख लिया, ये टेम्परेचर नोट हमने कर लिया, इसको बोल दिया टीबी। इसको क्या बोल दिया, टीबी। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। इसको लिख देता हूं सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। अब आप ये मान के चलो कि सॉल्वेंट की जगह आपने ले लिया वाटर, क्या ले लिया, वाटर, प्योर सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन में वाटर, आपने सॉल्यूशन क्या होगा, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। अब आप ये मानो कि वाटर जो सॉल्वेंट था वो, यहां से आपने इसको हीट किया, तो ये जो टेम्परेचर है लेट इट बी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने उस वाटर में क्या करा, थोड़ा सा शुगर मिला दिया। ठीक है, शुगर मिलाने से क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे थे उसके बदले शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे, तो उस प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उस केस में तो और ज्यादा हीट लेगा, कहां तक पहुंचने के लिए, इस 180 एम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये 100 हो रहा था, अब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो कितने पे होगा, फॉर एग्जांपल 103 डिग्री सेल्सियस पे होगा। कितने पे होगा, 103 पे होगा। बस वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी प्योर सॉल्वेंट था, उसको आपने हीट किया तो इस पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यही चीज है, 103 हुआ किसका, सॉल्यूशन का, 100 किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था, कितना बड़ा, कितना इंक्रीज हुआ, 103 माइनस 100 दैट इज 3 डिग्री एलिवेट हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट। तो यही चीज तो इसको हम लोग ऐसे भी जो चेंज आया, इसको ये बोल देते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोल देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, देखिए कैसे हुआ, टीबी माइनस टी नॉट बी हुआ। देखिए टीबी माइनस टी नॉट बी मतलब पहले जो वाटर था वो वेपराइज हो रहा था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था वाटर का, यूजुअली 100 डिग्री सेल्सियस। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो और ज्यादा हीट आपको देनी पड़ी उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, वो कितना दिया, 103। तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, टीबी माइनस टीबी नॉट मतलब 103 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। तो वही चीज हम लोग इसको भी यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। बस यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई। तो यही एलिवेशन है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप बहुत मतलब पहले भी राउल्स लॉ के अंदर भी अंडरस्टैंड कर चुके। तो बस यही चीज थी एलिवेशन इन मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा डेरिवेट फॉर्म में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें करेंगे काम। अब देखो, जो आपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, अब ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, ये डिपेंड करेगा कि कितना डाला है आपने, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने पड़े हैं इसके। अगर आपने ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उस केस में क्या होगा कि ज्यादा एलिवेशन होगा, कम डाला तो कम होगा। मींस जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, इसको मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा टीबी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलारिटी। तो डेल्टा टीबी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम डाले तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा मोल डाल दिए तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेंगे, वेपराइजेशन और कम होगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। आसान है। अब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ये लगा देते हैं केबी इनटू क्या कर देते हैं एम। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। अब यहां पर ये जो डेल्टा टीबी क्या है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है इसको ये समझ लेते हैं। केबी यहां पर क्या है, दिस इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। इसी का एक और नाम है, इसको क्या बड़ा कॉमन नेम है उसका, इसी को क्या बोल देते हैं, इबिलोस्कोपिक। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या बहुत कॉमन नेम इसके क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बस यही फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखिएगा जो केबी है ना, दिस इज कांस्टेंट, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या इसको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इसकी यूनिट भी आप रखिएगा ध्यान। जो केबी का यूनिट है ये क्या होता है, इट इज केल्विन केजी पर मोल। क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। अब जो केबी है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट चेंज होगा और बेसिकली इसका वैल्यू आपको मिलेगा, या फिर आपको यहां से अगर ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट व्हिच वैरी सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। ठीक है, और ये आपको हमेशा मिलेगा। अगर इन केस नहीं मिलता है तो उसके भी तरीके हैं, इसको भी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, Kb इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दैट इज R T नॉट B स्क्वायर इनटू M मोलर मास, दैट इज 100 इनटू डेल्टा HV। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ता नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दिस इज मोलालिटी, ध्यान रखिएगा, वेयर m इज मोलालिटी। मोलालिटी का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। उसको करेंगे अभी मोलर मास निकालने के लिए। बस आपको कभी-कभी ये प्रॉब्लम भी आपको ये लगेगा कि ये केबी क्या है, तो कभी आपको यहाँ लेटेंट हीट के फॉर्म में मिलेगा। ये डेल्टा एचवी क्या है ना, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी नॉट भी आपको ये पता है। एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है 1000 इनटू डेल्टा एचवी। डेल्टा एचवी क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कई बार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में आ जाता है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला भी रखेंगे ध्यान। चलो यहीं पे एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और कभी आपको डेल्टा एचवी निकालना पड़ जाए तो क्या करो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास। ये दो फॉर्मूले भी आप इसको ध्यान में बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। खैर इसको कैलकुलेट करने को पूछेगा नहीं कभी आपसे, बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बट इन केस फिर भी आप इसको नोट कर लें, R इंटू टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम ओवर 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात थी हमारी, डेल्टा टी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। दिस इज आल्सो डिस्क्रिप्टेड ऑन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो उससे भी इसको मैच कर लीजिएगा। टी नॉट बी क्या है समझ लें, टीबी क्या है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मतलब एग्जांपल हमने वाटर लिया, उसमें कुछ मिला दिया सुगर, तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। शुगर मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, अब देखो यहां से इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन एंड मतलब बॉइलिंग पॉइंट, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, एम क्या है, मोलैलिटी। बट कैलकुलेशन जो मतलब पर्पस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर हम जल्दी से इसका कैलकुलेशन पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट के अंदर। तो जो कैलकुलेशन पार्ट है इसका, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मोलर मास भी हम लोग करेंगे कैलकुलेट। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है,
फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि W2 ग्राम, ठीक है, इसको लिख ले, ठीक है, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये आपको कंफ्यूज ये करेगा बहुत ज्यादा आगे। देखो W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया, इज एडेड टू W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का W2 ग्राम आपने ऐड किया किसमें, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से हम लोग अगर मोलालिटी कैलकुलेट करें, ध्यान से देखिएगा, मोलालिटी जानते हैं, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिएगा, चलो मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। देखिएगा मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस गिवन मास अपॉन मोलर मास। W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मान लिया हमने, तो गिवन मास क्या होगा, W2 ग्राम अपॉन मोलर मास मान लेते हैं M2 है। दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये तो ग्राम में है, अपने को किसमें चाहिए, केजी में। तो क्या करेंगे, एक ग्राम को केजी में बदल लेंगे, सिंपल हो गया। तो इसको ऊपर ले जाता है, क्या हो गया, 1000 इंटू W2, 1000 इंटू W2 ओवर M2 इंटू W1, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया, मोलालिटी निकल के आ गई। देखिए M इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब क्या करो आप, यहां से एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, क्या पढ़ा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये तो हमने ड्राइव किया था ग्राफ से, ठीक है। अब देखिए इस एम का वैल्यू इस पर रख देते हैं, तो क्या निकल के आएगा, देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी को ऐसे इंटू एम की जगह क्या रख दे बताओ, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। बोलो समझ में आया, सिंपल सा चीज है, कुछ भी नहीं है। तो यहां से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने को, सिंपल हो गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। बस आपको समझना है W2 W1 M2 M1 क्या है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस लाइन पे फोकस अच्छे से करें। अब इसको W X माने Y माने कुछ भी माने, बस आप इस तरीके से कैलकुलेट ही कर सकते हैं। अब यहां से हम मोलर मास के लिए हमने लिखा था, कैसे कर सकते हैं मोलर मास को, W2 अपॉन M2, मोलर मास क्या M2 है तो M2 निकाल दो इधर से, क्या दिक्कत, चलो यहां से निकाल देते हैं। तो M2 क्या आ गया, यहां से देखो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू केबी डिवाइडेड बाय, देखिए क्या है, डेल्टा टीबी इंटू W1। तो यहां से मोलर मास भी कैलकुलेट कर लिया आपने, बस आपका काम हो गया सॉल्व। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी पे मिलेगा आपको, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, बस आपको घुमाएगा किधर, मोलालिटी में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार सॉल्यूट के नंबर्स दे देगा, कई बार उसके मोल्स दे देगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम में आपको ये घुमाएगा। बहुत आसान सी चीज है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका डेरिवेशन आपने अच्छे से देख लिया। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम व्हिच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। इसको ट्राई करिए, उसको सॉल्व भी करते हैं। चलो इसको नोट कर ले फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए चलिए, तो आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। दैट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन है, नोट करें, फाइंड द वेट ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज, weight of sucrose that must be added, बहुत अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन, added to 100 ग्राम of water, ठीक है। find the weight of sucrose that must be added to 100 ग्राम of water to have boiling point of solution is equal to 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको दिया है क्वेश्चन में कि Kb फॉर वाटर, Kb फॉर वाटर इज इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलारिटी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं करना। फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज, मींस सुक्रोज क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। मास ऑफ सुक्रोज आपको निकालना, वेट ऑफ सुक्रोज आपको मतलब निकालना है, दैट मस्ट बी एडेड
टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास भी दे दिया देखो 100 ग्राम, टू हैव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी मिल चुका है 105, केबी भी दे दिया 0.5। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि जो टी नॉट बी सॉल्वेंट दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। अभी होना कितना चाहिए कह रहा है, टू हैव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 105 डिग्री सेल्सियस, मींस टीबी सॉल्यूशन कितना 105 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अपने पास पता ही है क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। हम तो निकाल लेंगे लेकिन डेल्टा टीबी तो निकाले थे, टी नॉट भी टीबी मिल चुका है, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब जो चेंज होता है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चेंज जो होगा चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे आप केल्विन में ले लो, उससे कोई फर्क मतलब नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई चेंज क्या होगा वो हमेशा सेम होगा, चाहे डिग्री में लो चाहे केल्विन में लो। तो ये हमारे पास हो गया। अगला फॉर्मूला अपने को पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एफ, तो रख दो यहां से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी कितना दिया अपने को 0.5 इज इक्वल टू केबी भी दे रखा अपने को, देखो कितना 0.52 इनटू मोलालिटी में दिक्कत करेगा, देखो कैसे क्या करेंगे। अब मोलालिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट का कितना दे रखा 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये तो केजी में है ही, तो 100 ग्राम, इसको डिवाइड ये कर देते हैं किससे 1000 से, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.52 इज इक्वल टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, डेल्टा 0.5, सॉरी दिस इज 0.5, एक मिनट, हाँ दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल 0.5.52, ठीक है 0.52 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट है कौन सुक्रोज, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फाइंड द वेट हो तो निकालना अपने को, मतलब गिवन मास W सुक्रोज अपॉन मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का, दैट इज 342, कितना होता है 342। ठीक है, अब देखिए गिवन मास अपॉन 100 अपॉन इससे ये काट देते हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे ये कितना हो गया इनटू 10 हो गया। ठीक, कैलकुलेट तो करना है, तो इसको यहां कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, इसको इधर कर लेते हैं क्या होगा 5.2 इनटू क्या हो गया वेट ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय कितना हो गया 340, यहां से वेट ऑफ सुक्रोज निकाल लो, चलिए निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सुक्रोज आ गया, वेट ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू कितना आया यहां से, ये हो गया 342 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 55.2। ठीक है, इसको कैलकुलेट ये कर लेंगे तो हमारा फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। तो सिंपल सी अप्रोच है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इनटू एम, और ये निकाल लेना चेंज, ये डिग्री में हो या केल्विन में हो, इससे नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि ये सेम ही होता है, चाहे डिग्री में चेंज हो, चेंज तो बराबर होगा, चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में। उसके बाद आपको मोलालिटी पे फोकस ये करके कैलकुलेट करना है। So this is a simple approach of elevation in the boiling point. This is all about your second colligative property. So very soon we will be present a third colligative property, that is depression in freezing point, which is similar to this. So till then, watch and try to solve some numerical question based on elevation in the boiling point. So till then, thank you and have a nice day.